हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 10 तक आई थिंक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। एक दो क्वेश्चन रहते हैं उसी के क्वेश्चंस के बीच में जो हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। मैंने एम्पिरिकल फार्मूला की वीडियो ऑलरेडी बैच के बच्चों को भेज दी है। अगर आप में से भी जो भी इस वीडियो को पब्लिक में देख रहे हैं बाकी लोग, अगर उनको चाहिए होगी तो आप कमेंट कर देना, मैं उस वीडियो को भी पब्लिक कर दूँगी। तो अब हमारे पास एक टॉपिक आता है, दैट इज़ मतलब एक क्वेश्चन आता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 और आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8 रिपीटेड है शायद से। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझा देती हूँ क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन विच हैज 69.9% आयरन एंड 30.1% डाई ऑक्सीजन बाय मास। तो हमारे पास यहाँ पर जो आयरन है वो है 69.9% और जो हमारे पास डाई ऑक्सीजन है दैट इज ऑक्सीजन, वो हमारे पास है यहाँ पर 30.1%। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ लाइट प्रॉपर आ रही है या फिर नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पर पावर कट हो रखा है। तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट जैसे भी हम लोग वीडियो बना सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर आयरन है 69.9% और ऑक्सीजन है हमारे पास 30.1%। ये दोनों इन्फॉर्मेशन की मदद से हम लोगों को ये फॉर्मूला बताना है कि आयरन और ऑक्सीजन को मिलकर क्या कौन सी ऑक्साइड बनी है। ठीक है, तो अब आयरन और ऑक्सीजन को अगर हम लोग कंबाइन करेंगे तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड जो कि बन सकती है। एक बनता है हमारे पास FeO, एक बनता है हमारे पास Fe2O3 और एक बनता है हमारे पास Fe3O4। वो बेसिकली इन दोनों को ऐड करके बनता है जो तुम आगे की क्लासेस में पढ़ोगे। अब क्वेश्चन आता है कि हमारे पास FeO बना है, Fe2O3 बना है या Fe3O4 बना है। इसको जानने के लिए हम लोग इसको पूरे को सॉल्व करेंगे इन दोनों इन्फॉर्मेशन की हेल्प से। तो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं सबसे इजीएस्ट अप्रोच आप लोगों को बता रही हूँ। मोस्टली आपको इजीएस्ट अप्रोच ही मिलेगी, ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है आपका एग्जाम्स में 5 मार्क्स कवर अप करता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर एक पूरा का पूरा टेबल बना दें, टेबल की फॉर्म में ही आप सॉल्व करना, उससे आपको बहुत ज़्यादा ईजी पड़ेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर टेबल की फॉर्मेशन कर दें तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एलिमेंट का नाम कि कौन कौन सा एलिमेंट यहाँ पर यूज हो रहा है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे उसका सिंबल। मैं तो सीधा सिंबल से ही स्टार्ट करती हूँ, एलिमेंट और उसके ब्रैकेट में सिंबल लिख देती हूँ, बट जैसे आपको अच्छा लगे। तो पहले हम लोग लिखेंगे एलिमेंट, उसके बाद हम लोग लिखेंगे सिंबल, फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि उसकी कितनी परसेंटेज है, कितनी परसेंटेज हमें क्वेश्चन में गिवन है। जो एक्चुअल में उसकी परसेंटेज होती है, कल ये चीज सिखाई थी, जो किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज होती है वो मान करके चलते हैं। ऐसे मान करके चलो मेरे पास है 30% ऑफ HNO3। इसका मतलब अगर मेरे पास 100 ग्राम का पूरा कंपाउंड है तो उसमें 30 ग्राम्स मेरा HNO3 है। तो उसी तरह से हम लोग ये मान के चलते हैं कि अगर मेरे पास 100 ग्राम्स का कंपाउंड है तो उसमें 69.9 ग्राम्स आयरन है और 30.1 ग्राम आपका ऑक्सीजन है। अपना आंसर चेक करने के लिए कि तुम लोग मतलब सही भी कर रहे हो क्वेश्चन या नहीं, दोनों परसेंटेजेस को ऐड कर देना। अगर दोनों को ऐड करके 100 आ रहा है मतलब तुम ठीक कर रहे हो। तो यहाँ पर एलिमेंट लिख दिया हमने, उसके बाद हमने सिंबल लिख दिया, उसके बाद उसकी परसेंटेज लिख दी। फिर हमारे पास यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट जो कॉलम होगा उसमें हम लोग लिख देंगे एटॉमिक मास। एटॉमिक मास 90% चांसेस है कि हमें क्वेश्चन में ही गिवन होगा, अदरवाइज 20 तक के तो आप लोग याद कर ही लेना। उसके बाद हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर मोल्स। ये मैं उनके लिए भी बता दूं जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, सो दैट उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर मोल्स लिखेंगे। मोल के बाद हम लोग लिखेंगे मोलर रेशो, सिंपलेस्ट मोलर रेशो, सिंपलेस्ट मोलर रेशो, और लास्ट में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशो, सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशो। ठीक है, अब हम एक एक करके इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला एलिमेंट हमारे पास क्या है यहाँ पर आयरन, और दूसरा एलिमेंट हमारे पास यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास जो आयरन की परसेंटेज, मतलब आयरन का जो सिंबल है वो Fe, ऑक्सीजन का जो सिंबल है वो O लिखेंगे। ठीक है, अब आता है हमारे पास आयरन की कितनी परसेंट है। आयरन मेरे पास है 69.9%, मतलब बैक ऑफ द माइंड याद रखो मेरे पास आयरन है 69.9 ग्राम्स। और जो ऑक्सीजन है उसकी जो परसेंटेज दे रखी है दैट इज 30.1%। तो बैक ऑफ द माइंड आप लोग याद रखोगे कि हमारे पास है 30.1 ग्राम्स। अब एटॉमिक मास ऑफ आयरन क्या होता है, आयरन का जो एटॉमिक मास है वो मैं राउंड ऑफ वाला बता रही हूँ, इससे हमें कैलकुलेशन इजी रहेगी। तो मास है यहाँ पर 56 और जो ऑक्सीजन का मास हम लोग लेंगे वो यहाँ पर लेंगे हम लोग 60। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इन्फॉर्मेशन की मदद से, मतलब ये W हो गया हमारा और ये हमारा M हो गया, इसकी मदद से वी विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। और हम लोगों को पता है कि नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है W/M। तो यहाँ पे W की जगह पर क्या आ जाएगा आपका 69.9 और यहाँ पर मोलर मास की जगह क्या आ जाएगा 56। उसी तरह से यहाँ पर हमारा W की जगह पर आ जाएगा 30.1 और यहाँ पर हमारे पास मोलर मास की जगह आ जाएगा 60। अब क्या करेंगे हम लोग इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर देंगे। तो जब दोनों वैल्यूज को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.25
और यहाँ पर आ जाएगा 1.88। एक बार दोबारा देख लो हमने क्या करा है। हमने सबसे पहले एलिमेंट का नाम लिख दिया, मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ। हाँ, सबसे पहले हमने क्या करा, एलिमेंट का नाम लिख दिया। एक तो मेरे पास आयरन है, एक मेरे पास ऑक्सीजन है। आयरन की परसेंटेज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें गिवन है 69.9%। बैक ऑफ द माइंड हम लोग याद रखेंगे कि 69.9 ग्राम्स है। ऑक्सीजन की जो परसेंटेज दे रखी है वो 30.1% है। बैक ऑफ द माइंड हम लोग याद रखेंगे कि 30.1 ग्राम्स है। आयरन का जो एटॉमिक मास है वो 56 है और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 16। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है W/M। W की जगह हम लोग पुट कर देंगे फर्स्ट वाले केस में 69.9 और M की जगह पुट कर देंगे 56। उससे हमारा कैलकुलेट होकर के आ जाएगा 1.25। उसके बाद ऑक्सीजन का जो मास यहाँ पर गिवन है, मतलब दैट इज द परसेंटेज जो हमें यहाँ पे गिवन है वो है 30.1। उसको डिवाइड कर देंगे उसके मास से, दैट इज 16। वहाँ से जो हमारा आंसर निकल करके आएगा वो निकल करके आएगा 1.88। तो यहाँ तक का स्टेप क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास सिंपलेस्ट मोलर रेशो। सिंपलेस्ट मोलर रेशो क्या होता है कि जो भी आपके यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स आ गए उसमें जो सबसे छोटी वाली वैल्यू है उससे सारे मोल्स को आप डिवाइड कर दोगे। मतलब ये हुआ, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल आया मेरा 1.25, इधर मेरा नंबर ऑफ मोल आया 1.88। अब इन दोनों में छोटी वैल्यू कौन सी है, 1.25। तो मैं 1.25 से इसको भी डिवाइड कर दूंगी, इसको भी डिवाइड कर दूंगी, जिससे मेरा आ जाए सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। फिर उसको हमें होल नंबर पे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 1.25 से 1.25 को डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 1, और 1.88 को भी 1.25 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 1.5। तो ये होल नंबर तो नहीं है, ऊपर वाला जो होल नंबर है नीचे वाला होल नंबर नहीं है, तो हमें अब इसे होल नंबर में डिवाइड करना है। तो मैं 1.5 की किससे मल्टीप्लाई करूं? अच्छा, इससे पहले अगर मैं ऐसे ही अपना क्वेश्चन लिख देती ना तो मतलब आंसर लिख देती तो बिल्कुल गलत हो जाता। इसका मतलब मेरे पास है आयरन तो है 1 और ऑक्सीजन है 1.5, इसकी कोई सेंस नहीं बन रही है, तो होल नंबर में कन्वर्ट करना ज़्यादा जरूरी होता है। तो 1.5 की मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे होल नंबर मिल जाए? तो किससे करेंगे मल्टीप्लाई? 2 से, ताकि मुझे 3 मिले यहाँ पर। तो मैं 1.5 के यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, मुझे मिल जाएगा 3। जब मैं इधर मल्टीप्लाई करूँ तो इससे भी करनी पड़ेगी, गुस्सा हो जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में मेरे पास आयरन तो कितना है Fe2, मतलब 2 है आयरन, और ऑक्सीजन कितना है 3। तो फाइनल आंसर विल बी Fe2O3। इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। अगर ऐसा हो जाएगा तो एनसीईआरटी में जितने भी आपके एग्जाम्पल्स हैं, इंडेक्स तो नहीं आपके पास, तो जितने भी आपके पास एग्जाम्पल्स हैं एक बार उसको ट्राई करना। साइड बुक के कोई भी क्वेश्चन आप ट्राई कर लो, आपका सारा का सारा यहीं से क्लियर हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया। आपको इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब बच्चों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और 16 बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद ट्राई कर सकते हो। ये मैं आपको नहीं बता रही हूँ, मैं सीधा क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट कर रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 17 सेम यही क्वेश्चन आपका क्लास 12th में भी आ रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, मैं आपके आगे स्क्रीन में लेकर के आ जाती हूँ, पॉज करके आप लोग क्वेश्चन नोट कर लेना। तो मैं स्क्रीन के आगे लेकर के आ रही हूँ क्वेश्चन, तो देखो, और यहाँ पर जो आंसर दे रखा है ना उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करने की जरूरत है, हम अपने ईजी तरीके से करेंगे सॉल्व। तो क्वेश्चन है, अ सैम्पल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वॉज फाउंड टू बी सीवियरली कंटामिनेटेड बाय क्लोरोफॉर्म। उसका फॉर्मूला है CHCl3, यहाँ पे गलती से Y लिखा हुआ है। तो CHCl3 सपोज टू बी अ कार्सिनोजेनिक, मतलब इससे कैंसर हो सकता है। द लेवल ऑफ कंटामिनेशन बाय ppm, जो लेवल ऑफ कंटामिनेशन था वॉज 15 ppm बाय मास, और इसकी मदद से हमें कैलकुलेट करना है मास परसेंटेज और मोलेलिटी। ठीक है, वीडियो पॉज कर दो और इसको नोट कर लो और उसके बाद मैं आगे बताती हूँ। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि हमारे पास एक सैंपल है ड्रिंकिंग वाटर का जिसमें क्लोरोफॉर्म पड़ा हुआ है, और जो क्लोरोफॉर्म है वो है कितना मेरे पास 15 ppm। 15 ppm का मतलब ये हुआ कि मेरे पास है 15 ग्राम्स ऑफ क्लोरोफॉर्म इन 10⁻⁶ ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन ही लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो मेरे पास है 15 ग्राम्स ऑफ क्लोरोफॉर्म इन 10⁻⁶ ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन, और कहीं पर रफ में क्लोरोफॉर्म का मास भी कैलकुलेट कर लेते हैं जिससे हमको ये क्वेश्चन और ज़्यादा ईजी हो जाए। तो जब हम लोग क्लोरोफॉर्म का मास कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी 1 × कार्बन प्लस 1 × हाइड्रोजन प्लस 3 × क्लोरीन। तो 1 × कार्बन का मास हो गया 12, हाइड्रोजन का मास हो गया 1, और क्लोरीन का मास हो गया आपका 35.5। जब आप इस सबको सॉल्व करोगे तो आई थिंक 119.5 ग्राम्स पर मोल आपका आंसर आ जाएगा। एक बार मैं भी चेक कर लेती हूँ, हाँ हमने बिल्कुल सही करी है वाली चीज़। तो अब देखो इसको आपको कैसे सॉल्व करना है। तो हमें इतना भी पता चल गया मेरे पास 15 ppm है, इसका मतलब 15 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म है मेरे पास इन 10⁻⁶ ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन में, और यहाँ पे मैंने क्लोरोफॉर्म का मास भी कैलकुलेट कर दिया है, मोलर मास भी कैलकुलेट कर दिया है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे सबसे पहले कैलकुलेट करना है एक्सप्रेस दिस इन परसेंटेज बाय मास, मतलब इस चीज को मुझे मास परसेंटेज में कन्वर्ट करके दिखाना है। तो हम मास परसेंटेज का बच्चों जो फॉर्मूला होता है
वो होता है मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सोल्यूशन इनटू 100। इससे हम लोग मास परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मास ऑफ द सॉल्यूट की जगह क्या आ जाएगा, 15 ग्राम। क्यों? क्योंकि मैंने 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म को ही तो मिला रखा है सोल्यूशन में। सोल्यूशन के मास की जगह आ जाएगा 10⁻6 इनटू 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे, अब कई बच्चों को पावर सॉल्व करने में भी बड़ी दिक्कत आती है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, तो 15 इंटू 100 को लिख सकते हो 10⁻2, और जो 10⁻6 है ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो 10 क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। आप लोगों को पता है अगर बेस सेम है पावर अलग है मल्टीप्लाई में, तो सारी की सारी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो 15 इंटू 10⁻2 प्लस माइनस के 6 आ जाएगा, 15 इंटू 10⁻4 आ जाएगा। अब अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा, वो आपको करना ही है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो 1.5 इंटू 10⁻³ तो ये आपने पीपीएम को किस में कन्वर्ट कर दिया, मास परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। वीडियो को पॉज करो और यहाँ तक पहले एक बार देख लो और इसको नोट कर लो। तो भाई हमने फर्स्ट पार्ट तो उसका कंप्लीट कर दिया। अब सेकंड पार्ट थोड़ा सा टफ है। सेकंड पार्ट में हम लोगों को कैलकुलेट करना है क्या, मोलैलिटी। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला मैंने कल सिखाया था, WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB इंटू मास ऑफ द सॉल्वेंट। अब वापस क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन में हमारे पास जो क्लोरोफॉर्म था वो था 15 ppm। 15 ppm का मतलब हुआ 15 ग्राम्स ऑफ क्लोरोफॉर्म इन 10⁻6 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। ये था हमारे पास क्वेश्चन। तो WB का मतलब क्या है, सॉल्यूट। सॉल्यूट मेरे को कितने ग्राम दे रखा है, 15 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय जो मेरे पास सॉल्यूट है उसका मोलर मास कितना होता है। तो अभी हमने कैलकुलेट करा कि क्लोरोफॉर्म का जो मोलर मास है दैट इज 119.5। और WA का मतलब होता है मास ऑफ द सॉल्वेंट। अब यहाँ पे ट्रिक है, मेरे पास सोल्यूशन कितना है 10⁻6 और मेरे पास सॉल्यूट कितना है 15। अगर मैं सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। तो मेरे पास सोल्यूशन तो है 10⁻6 और मेरे पास सॉल्यूट है 15। अब एक बात बताओ, अगर तुम समुद्र में से एक लोटे पानी को बाहर निकाल दोगे, समुद्र है तुम्हारे आगे, तो उसमें से एक लोटा पानी बाहर निकाल दोगे, तो क्या समुद्र के ओवरऑल अगर मैं मास बोलूँ तो क्या उसमें कुछ इफेक्ट पड़ेगा, शायद नहीं पड़ेगा ज़्यादा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पोर्शन को इग्नोर कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 15 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 119.5 और इसको हम लोग 10⁻6 ही रहने देंगे क्योंकि कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है, हमारी कैलकुलेशन ही इसमें खराब सी होगी। अब हम इस पूरी वैल्यू को सॉल्व कर देंगे। आप एक बार फाइनल आंसर मैच कर लेना सॉल्व करके। इन केस आपका आंसर नहीं आएगा तो प्लीज आप मुझे इस चीज के बारे में इन्फॉर्म कर देना, सो दैट मैं एक बार दोबारा इसको सॉल्व कर लूँ। तो जो आपका इसमें इतना पॉज करके आप नोट करो, तो इसमें जो आपका तो इसमें आपका जो फाइनल आंसर निकल करके आएगा दैट विल बी 1.266 इंटू 10⁻⁻4 मोलल, ठीक है, या फिर मोल्स पर केजी भी कर सकते हो। तो दैट विल बी योर फाइनल आंसर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अब इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 और 19 का मैं एक एक पार्ट कर देती हूँ, फिर वो आपको समझा देती हूँ। अब देखो, अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। अब हमें साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है, मतलब वो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा करके फिर 10 टू द पावर कुछ ऐसे करके हमें सॉल्व करना है। तो जैसे हमारे पास सबसे पहला है 0.0048। अब इसे हमें पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपको एक रूल पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग इस पॉइंट को इस साइड में शिफ्ट करते हैं ना तो पावर नेगेटिव हो जाती है, और पॉइंट को अगर हम लोग इस साइड में शिफ्ट करते हैं तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। तो इसका मतलब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो हमें क्या करना है, इसको हमें लिखना है 4.8 क्योंकि एक डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए, इंटू 10 टू द पावर हमने लिख दिया। अब मैं अपने पॉइंट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर रही हूँ। मैं कितने डिजिट अपने पॉइंट को शिफ्ट कर रही हूँ, 1 2 3, तो यहाँ पर 10 टू द पावर क्या आ जाएगा, -3। तो इस तरीके से आपको बाकी सारे पार्ट्स करने हैं। मैं एक और पार्ट आप लोगों को बता देती हूँ। कौन सा पार्ट आपको बताएं इसमें हम लोग, हाँ ये वाला अच्छा है, 6.0012। अब इसको हमें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। अब तुम लोग बोलोगे ऑलरेडी एक सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद पॉइंट आ रहा है तो उसको कन्वर्ट करने की क्या जरूरत है, 10 टू द पावर में कैसे लिखें, तो आप ऐसे लिखोगे इसको 6.0012 इंटू 10 टू द पावर 0। क्यों 10 टू द पावर 0 क्या हो जाता है 1,
तो सॉल्व करके यही आंसर आएगा, पर आपने उनके मन की भी रख ली, आपने इसको 10 टू द पावर में भी कन्वर्ट करके दिखा दिया। तो आपको इस तरह से एक को सॉल्व करना है। एक और आपसे इसमें क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। मेरे पास है 2 3 4 0 0 0। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है साइंटिफिक नोटेशन का कि एक डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए। तो 2.3400 इंटू 10 टू द पावर। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो 10 टू द पावर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये सारे के सारे मैंने प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स में समझा रखा है। अगर किसी को भी वो वीडियो देखनी है तो आप मुझे बता देना, मैं इस प्लेलिस्ट बना करके अपलोड कर दूंगी। तो इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। आप लोगों को नहीं, क्वेश्चन नंबर 19 और 20 हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बच्चों इसके बाद हमारे पास और कोई क्वेश्चन नहीं बैठता इस टॉपिक का। अब हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन का सेट है वो करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। आपके पास आज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की वीडियो आ जाएगी, वो एक बार देख लेना। ठीक है बच्चों, ओके बाय।